नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे खराब स्तर पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान की कार्रवाइयों से पाकिस्तान पहले से ही बेहाल था और अब वैश्विक स्तर पर भी उसकी काफी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन आतंकवाद को लेकर अब वहीं से उसे फटकार लग गई है। इस बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों में हुए सीजफायर में अपनी भूमिका का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने दो परमाणु महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोका। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ती खटास के बीच अमेरिका की भूमिका को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे चुनाव। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर यूनुस ने किया ऐलान। सेना और तमाम राजनीतिक दलों की मांग को किया दरकिनार। हिंदुस्तान के पीएम मोदी को G7 समिट न्योता भेजने पर मुश्किल में फंसे कनाडा के पीएम कार्नी। निज्जर मामले की जांच को लेकर उठे सवाल। भ्रष्टाचार मामले में फंसे नेपाल के पूर्व पीएम माधव कुमार। रामदेव की कंपनी के साथ लैंड डील घोटाले में आया नाम। दोषी हुए तो 17 साल की होगी जेल। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर दूसरी दुनिया से आ रहे एलियन के संदेशों को। वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वो चाहे तो आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विवाद के बीच रूस का टेस्ला चीफ एलन मस्क को शरण देने का ऑफर। नोबेल विजेता ग्रेटा थनबर्ग जहाज से गजा ले जा रही मदद। अमेरिका ब्रिटेन से मांगी सुरक्षा। इजराइल बोला घुसने नहीं देंगे, हो सकती है गिरफ्तारी। चीन में मिला नया वायरस इंसानों में फैलने से एक कदम दूर। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी। फिलहाल चमगादड़ों में मौजूद है HKU5CoV2 वायरस। अमेरिका में सड़कों पर उतरेंगे टैंक। वॉशिंगटन डीसी में 14 जून 2025 को होगी भव्य सैन्य परेड। आर्मी की 250वीं वर्षगांठ का आयोजन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लंबे वक्त से ये दावा करते रहे हैं कि वो दुनिया में चल रहे युद्ध खत्म करवा देंगे, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की जंग को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी जंग के मुहाने पर खड़े हो गए, तो ट्रंप ने इस संघर्ष को रुकवाने की भी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 10 मई को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वो बात अलग है कि उनके इस दावे पर हिंदुस्तान ने मुहर नहीं लगाई। इसके बावजूद ट्रंप अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे। अब उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर दोनों देशों की लड़ाई रुकवाई। ट्रंप ने कहा कि आप जानते हैं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि भारत और पाकिस्तान के साथ मैं उनके संघर्ष को रोकने में सक्षम था। वे परमाणु शक्तियां हैं। उनकी ये लड़ाई हकीकत में हाथ से निकलने वाली थी और मैंने दोनों पक्षों के कुछ बहुत प्रतिभाशाली लोगों से बात की, दोनों पक्षों के बहुत अच्छे लोग, और मैंने कहा आप जानते हैं, हम आपके साथ व्यापार पर काम कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ अभी, और हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे अगर आप इसी तरह एक दूसरे पर गोलियां बरसाते रहेंगे, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो शायद हमें भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु धूल बहुत तेजी से महासागरों में उड़ती है और आपको पता है कि मैंने ये जंग रुकवा दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ये दावा किया है, लेकिन इस बार वो यही नहीं रुके। इस बार इस संघर्ष को रुकवाने का क्रेडिट न मिलने के चलते उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि अब क्या मुझे श्रेय मिलेगा? मुझे किसी भी चीज का श्रेय नहीं मिला। मुझे किसी भी चीज का श्रेय मत दीजिए, लेकिन कोई और ऐसा कर भी नहीं सकता था। मैंने इसे रोक दिया। मुझे इस पर बहुत गर्व है। ट्रंप का यह बयान हिंदुस्तान के लिए माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो खुलेआम ट्रंप को सीजफायर का क्रेडिट दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं दिया। उल्टे भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे विपक्षी दल कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने तो मध्यस्थता के सवाल को ही खारिज कर दिया। अमेरिका दौरे पर गए थरूर ने कहा कि दो असमान पक्षों के बीच मध्यस्थता मुमकिन ही नहीं है। जैसे आतंकवादियों और आतंक से पीड़ितों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। थरूर ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की तुलना बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान का रुख पाकिस्तान को लेकर अब भी उतना ही सख्त है, जिसका पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हो रहा है। खुद अमेरिका भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की बात कही है।
ब्रिक्स देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति जताई है। सिंधु जल समझौते के निलंबन के बाद से ही पाकिस्तान में बड़ा जल संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान से बात करने की अपील कर रहा है और अब खबर आ रही है कि इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार को 4 पत्र भी लिखे गए। एक पत्र तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है, लेकिन हिंदुस्तान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश चुनाव की। तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। 2 दिन बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने देश की कमान संभाल ली। दावा किया कि जल्दी ही नए चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। शेख हसीना के समय से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा, लेकिन अगस्त 2024 से जून 2025 आ गया। चुनाव सुधार के नाम पर क्या काम हुआ, ये मोहम्मद यूनुस बता नहीं पा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना और तमाम सियासी दलों ने यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी कि चुनाव 2025 में नहीं हुए तो एक और तख्ता पलट हो सकता है। यूनुस के कार्यकाल से बांग्लादेश की जनता में भी नाराजगी दिखाई दे रही है, खासतौर पर जिस तरह से बांग्लादेश में नोटबंदी हुई, बेरोजगारी की दर बढ़ी, महंगाई काबू से बाहर हो गई। ऐसे तमाम मुद्दों के चलते बांग्लादेश की सरकार मुश्किल में है। खासतौर पर बीते दिनों जब मोहम्मद यूनुस ने सियासी दलों की बैठक बुलाई थी, तो 30 से 27 दलों ने कहा था कि चुनाव 2025 में ही होना चाहिए। और अब यूनुस ने बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा कि देश का अगला राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े यानी 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा। चुनाव आयोग जल्द ही इसे लेकर एक रोड मैप जारी करेगा। अंतरिम सरकार ने 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ पदभार संभाला था: सुधार, न्याय और चुनाव। इसके लिए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की, उनकी राय ली, जिससे यह तय किया जा सके कि चुनाव देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य हो। हमारा टारगेट एक ऐसी प्रक्रिया बनाना है जो शहीदों की आत्माओं को संतुष्ट करे और राष्ट्र भी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए इसे याद करे। वैसे सेना और विपक्ष की तरफ से दबाव तो दिसंबर में चुनाव कराने का बनाया जा रहा था, लेकिन यूनुस ने साफ कर दिया कि चुनाव 1 से 15 अप्रैल के बीच ही हो पाएंगे। जल्दी चुनाव कराने का सबसे ज्यादा दबाव बीएनपी की तरफ से पड़ रहा था, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी अवामी लीग पार्टी में बिखराव आ गया है। जमीन पर कई समीकरण बदल चुके हैं और खालिदा जिया इसका फायदा उठाना चाहती है और इसी के चलते वो जल्दी चुनाव की डिमांड कर रही थी। वैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग को उनका राजनीतिक दर्जा हासिल हो गया है, इसलिए ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होंगे उसमें ये कट्टरपंथी संगठन भी इस बार हिस्सा लेंगे। ऐसे में चुनाव में कट्टरपंथियों के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें होंगी। और अब अगली खबर में बात होगी कनाडा और हिंदुस्तान के रिश्तों में आते बदलाव की। तो एक लंबे वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव देखा जा रहा था। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए थे। और जब कनाडा की सत्ता में बदलाव हुआ, मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने, तो यह माना गया कि शायद हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते पटरी पर लौट जाएं। लेकिन जिस तरह से G7 समिट को लेकर खींचतान दिखाई दी, उसके बाद यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा। G7 समिट जिसकी मेजबानी इस बार कनाडा कर रहा है, पहले तो इसी पर सस्पेंस बना हुआ था कि कनाडा G7 समिट के लिए हिंदुस्तान को न्योता भेजेगा या नहीं। लेकिन इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद अब पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेज दिया है। समिट शुरू होने के ठीक 8 दिन पहले कनाडा ने हिंदुस्तान को भी न्योता दे ही दिया। हालांकि पीएम मोदी ने इसके लिए कार्नी का आभार जताया, लेकिन आमंत्रण पर कार्नी सवालों से घिर गए हैं कि क्या वे खालिस्तानियों के दबाव में आ गए थे। इस न्योते को देने में आखिर इतनी देर क्यों लगी? उनसे जब पूछा गया कि क्या निज्जर मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका थी, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। कार्नी ने कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया है जो हकीकत में कनाडा में चल रही है और काफी आगे बढ़ चुकी है। उन कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में टिप्पणी करना कभी भी उचित नहीं होता है। दरअसल निज्जर की जान लेने के मामले में कनाडा के पूर्व पीएम ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों पर इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए थे और इसी के चलते दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई। हालांकि तब भी ट्रूडो इसके सबूत नहीं दे पाए थे, लेकिन अब भी कार्नी ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। ऐसे में यह मुद्दा अब भी दोनों देशों में तनाव का कारण बना हुआ है।
इस बीच खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस एसएफजे का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को कनाडा में घेरने का ऐलान किया है। उसने वीडियो जारी कर कहा कि G7 समिट के मौके पर पीएम मोदी को घेरा जाएगा। पीएम मोदी ने हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने का आदेश दिया, इस पर उनसे जवाब मांगा जाएगा। ऐसे में G7 समिट के लिए पीएम मोदी का कनाडा दौरा चर्चा में बना हुआ है। इस पर सबकी नजरें हैं। और अब अगली खबर में बात नेपाल की। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं और उनकी मुसीबत के पीछे रामदेव को जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हां, रामदेव की कंपनी पतंजलि के चलते अब माधव नेपाल मुश्किल में है। माधव नेपाल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ के लिए लैंड डील के मामले में भ्रष्टाचार किया है। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री पर 2009 से 2011 के बीच पतंजलि योगपीठ नेपाल कंपनी को कानूनी रूप से इजाजत दी गई जमीन से ज्यादा भूमि खरीदने का आरोप है और उनसे 18.5 करोड़ नेपाली रुपए हर्जाने की मांग की गई है। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी CIAA ने आरोप लगाया कि कांवरे जिले की जमीन को बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करने या ज्यादा कीमत पर बेचने की इजाजत दी गई, जिससे राज्य को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि माधव नेपाल जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में लैंड सीलिंग लॉ को हटा दिया गया था, जिसके बाद पतंजलि को जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई। इसके अलावा 2 महीने बाद एक और फैसला लिया गया था और इससे पतंजलि को जमीन को कमर्शियल बिक्री करने की इजाजत मिल गई, जिससे पतंजलि को करोड़ों का मुनाफा हुआ। इस मामले में आयोग की तरफ से काठमांडू की एक विशेष अदालत में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। आयोग ने अदालत से नेपाल को 18.5 करोड़ नेपाली रुपए यानी लगभग $13.5 लाख का जुर्माना भरने का आदेश देने की मांग की गई है। अगर इस मामले में माधव कुमार नेपाल को दोषी पाया गया तो उन्हें 17 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस मामले में माधव नेपाल की सफाई भी आई है। माधव कुमार नेपाल CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। मैंने पतंजलि भूमि सौदे के संबंध में कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही ऐसे किसी भ्रष्टाचार में शामिल रहा हूं जिससे राज्य को कोई नुकसान हुआ हो। नेपाल के कानून में साफ है कि अगर किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। इस कारण माधव नेपाल की सांसद सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो गई है। माधव कुमार नेपाल ने इसे लेकर कहा कि प्रधानमंत्री KP ओली ने मेरे खिलाफ साजिश रची है और ओली मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पतंजलि की तरफ से भी सफाई आई है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। और अब चलते चलते में बात होगी धरती पर दूसरी दुनिया से आ रहे एलियन के संदेशों की। तो हमारी धरती से 15,000 प्रकाश वर्ष दूर से एक तारे से एक्सरे और रेडियो फ्लैश दोनों ही धरती पर भेजे जा रहे हैं। इस तरह का खोजा गया ये पहला सोर्स है जो कि हर 44 मिनट में 2 मिनट तक लगातार ऐसा करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे एस्कैप J18320911 नाम दिया है, जो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्कैप को सबसे पहले चंद्रा एक्सरे वेधशाला ने खोजा था। ये लंबी अवधि के रेडियो ट्रांजिट यानी LPT की श्रेणी में आता है, जो 10 मिनट तक की अवधि में मजबूत रेडियो तरंगों को छोड़ता है। नासा ने बताया कि ये उत्सर्जन पल्सर से निकलने वाले सामान्य उत्सर्जन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा समय तक चलते हैं। ये तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। कर्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और टीम लीडर जिएंग यानी एनडी वांग ने नासा की इस खोज को लेकर कहा कि ये पता लगाना कि एस्कैप एक्सरे किरण छोड़ रहा है या नहीं, घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। एस्कैप रेडियो टेलीस्कोप से रात में दिखाई देता है, जबकि चंद्रा इसका केवल एक अंश ही देख पाता है। यह भी अच्छी बात रही कि चंद्रा ने रात के समय आकाश के उसी क्षेत्र पर फोकस किया जहां से इस तरह के संकेत आ रहे थे। 2022 में इसकी खोज हुई थी। इसके बाद से LPT को ऐसे ब्रह्मांडीय पिंडों के रूप में जाना जाता है जो मिनटों से लेकर घंटों तक के गैप में रेडियो पल्स उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें कि रेडियो पल्स को ब्रह्मांडीय पिंड के बीच होने वाली एक प्रकार के विस्फोट को कहा जाता है। साइंटिस्टों ने लगभग 10 ऐसी वस्तुओं की पहचान की है, लेकिन एस्कैप इन सबसे अलग है। चंद्रा टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये 44 मिनट के लगातार गैप पर एक्सरे छोड़ रहा है। वैज्ञानिक इन पिंडों के संकेतों के पीछे का रहस्य पता नहीं कर पाए हैं।
वे इसके बारे में अनिश्चित हैं और ये भी नहीं जानते कि एलपीटीज पूर्वानुमानित और अप्रत्याशित अंतराल पर सक्रिय और निष्क्रिय अवस्थाओं के बीच क्यों स्विच करते हैं। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि एस्कैप एक मृत तारा है, हालांकि इसकी सटीकता अभी भी अज्ञात है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक मैग्नेटर हो सकता है, यानी कि एक मृत तारे का अत्यधिक चुंबकीय कोर, लेकिन इस पर फिलहाल शोध जारी है। बहरहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।